हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ हम बिहार बोर्ड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे ईयर वाइज। तो सबसे पहले आज इस फर्स्ट वीडियो में हम अकाउंट्स के 2022 के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो सॉल्यूशन हम कवर करने वाले हैं वो खुद बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली पब्लिश किया था। 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 10th या 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स का, और 4 मार्च को बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली आंसर की को पब्लिश किया था। तो उसी आंसर की से हम सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव के बाद हम सारे सब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इस कंप्लीट फाइल की पीडीएफ का लिंक मैंने अटैच कर रखा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि पहले वीडियो कंप्लीट देख लो, कंप्लीट आंसर कवर कर लो और इसके बाद आप रिवीजन के लिए उस पीडीएफ को ओपन करना, ठीक है। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा। देखो, ए बी और सी तीन पार्टनर थे, 3:2:1 के रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और सी रिटायर कर रहा है, जबकि ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। हमने आपको पहले ही बता रखा है, जब मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया था मैंने आपको बोला था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है और जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसे परचेज कर लेते हैं, यानी कि उसे रिसीव कर लेते हैं। इसलिए ए और बी का गेनिंग रेशियो भी यहाँ पे 3:2 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ गुडविल इज एक्सिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू। तो देखो, पार्टनरशिप फंडामेंटल में, पार्टनरशिप के चैप्टर में मैंने आपको बता रखा था कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल रहता है, एक्सिस्ट करता है, तो उस केस में हम गुडविल को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके जो कैपिटल अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं गुडविल को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई। तो सिंपल सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सारे एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। और आप यहाँ पे देखो तो एनजीओ भी एनपीओ का एक उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या इंश्योरेंस कंपनी ये सारे प्रॉफिट के मोटिव से काम करते हैं, लेकिन एनजीओ का काम प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बल्कि ये अपने मेंबर्स को या पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देखो, मैंने आपको बताया था, आप देख लेना रिवीजन सीरीज की वीडियो को, वहाँ मैंने आपको बोला था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन करंट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। देखो, क्रिकेट मैच के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया है क्लब के द्वारा, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपको मंथली मिल जाता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन को हम रेवेन्यू इनकम मानते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयगत प्राप्ति। अब इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को ऑप्शन नंबर डी किया था। हालांकि देखो, एक और बात मुझे बताना था आपको, वो ये है कि क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव 100 मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर अगर ऑब्जेक्टिव आपको 100 मिल रहे हैं, आप एग्जाम में गए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, या फिर आपको ये नहीं सोचना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे तो आप वहाँ पे रिस्क लो। इधर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर 250 आउट ऑफ 250 होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टॉपर्स के लिस्ट में आपको अपना नाम लाना है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में जितनी कम गलती हो सके आप उतनी कम गलती करना। 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप चाहो तो आप स्टार्टिंग के 50 में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और बाकी के 50 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो उनमें अटेम्प्ट करो, मतलब जिनमें पूरी तरीके से कन्फर्म हो उसी को आप आंसर करो। और ऐसा करने के लिए आपको 2 बार में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। एक बार तो उन क्वेश्चंस को जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर आपको लग रहा है कि मैंने 50 क्वेश्चंस को अभी टच नहीं किया, 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस में आप थोड़े कम कन्फर्म हो उस पर जा सकते हो। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना और 100 में से
आपको जो जो क्वेश्चंस बिल्कुल पूरी तरीके से आप कंफर्म हो सिर्फ उन्हीं को आंसर करना, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, करेंट रेशियो इज 1:2, करेंट लाइबिलिटीज इज 50,000, देन द करेंट एसेट्स विल बी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि करेंट रेशियो करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज शो करता है, और रेशियो है 1:2, लाइबिलिटी दिया हुआ है 50,000। तो सिंपल सी बात है, करेंट एसेट्स को निकालने के लिए आप 50,000 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा आंसर आ गया 25,000, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेंट एसेट्स की वैल्यू 25,000 है। फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर। तो ये हमने देखो अकाउंट्स में तो पढ़ ही रहे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था हमने ये, और बिजनेस स्टडी में भी और इंटरप्रेन्योरशिप में भी हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा। ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन होता है जहाँ पे एक फर्म को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, और जो टोटल कॉस्ट होता है वो सेल्स के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज। तो ये रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में तो मैंने बहुत ही अच्छे से करवा रखा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। आपको पता है 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इनके गोल्डन रूल तो आपको पता ही होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन। तो देखो, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं और उस पर हमें लॉस होता है तो इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन। तो फिर जनरल रिजर्व को हम किस हेडिंग में, बैलेंस शीट के किस हेडिंग में शो करते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में जनरल रिजर्व को शो करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचालन क्रियाओं में शामिल होता है? तो देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसी भी इंटरप्राइज के प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि जिससे एक इंटरप्राइज का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो, इनकम टैक्स पेमेंट, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, ये तीनों प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा 12 नंबर क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रिफंड इज डैश ऑफ कैश। तो इनकम टैक्स रिफंड जो होता है, इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है तो ये सोर्स ऑफ कैश है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर किसके हेल्प से करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सहायता से, के मदद से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। तो पार्टनर्स के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक अप्रोप्रिएशन होता है, वो होता है विनियोजन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कैश बैलेंस इन अ बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन। तो देखो, हम जब पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व करते हैं सबसे लास्ट में हम बनाते हैं कैश अकाउंट, और वहीं पर हम कैश बैलेंस को शो करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैश अकाउंट। फिर अब 16 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन है? तो ये इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। हु इज द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। देखो, शेयर होल्डर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेकिन जो रियल ऑनर होते हैं, जिनके हाथों में डिसीजन लेना होता है, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप रिवीजन सीरीज की वीडियो देखो, मैं बता रहा हूँ कि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है, आपके ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व हो ही रहे हैं, आप देख रहे हो, सब्जेक्टिव सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसे आप मिस मत करना, और अगर आपको पता नहीं उसके बारे में कुछ भी तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसका PDF शो कर दूंगा। वहाँ पे आप हर एक चैप्टर को क्लिक करके आप उनकी वीडियोस को देख सकते हो, और फिर आप उनके नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एक कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। फिर अब 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जिनको हम मतलब कैश में यूज करते हैं और वो बहुत ही हाईली लिक्विड होते हैं। तो आप देख सकते हो, जो स्टॉक होता है वो करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 18 नंबर क्वेश्चन है,
फिक्स्ड एसेट्स आर सॉन इट। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, अब क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है उनका हम यूज़ किस लिए करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे मशीनरी हो गए, तो फिर उन सभी को हम उनके जो कॉस्ट प्राइस थे, इसके अलावा हर साल जो डिप्रिसिएशन लग रहा है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे डिप्रिसिएशन माइनस करके हम उन्हें शो करते हैं उन फिक्स्ड एसेट्स को। तो इसलिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 90 नंबर क्वेश्चन है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, द टर्म करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। तो अभी मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्द ही, लेकिन आप देखोगे तो फिर स्टॉक डेप्टर्स को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कार को हम बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालू संपत्ति में कार शामिल नहीं होता। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड। तो कंपनी एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 के अंतर्गत प्रिपेयर किया जाता है एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ। आपको सिंपल सी बात पता है ये सिंकिंग फंड है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 22 नंबर क्वेश्चन है, द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एज। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था जो बिहार बोर्ड के टॉपर ने भी गलती की थी। द यहाँ पे दिया हुआ है जो सबसे पॉपुलर मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का। अब आप देख रहे थे यहाँ पे ये तीनों मेथड थे और उन्हें ये पता नहीं था कि ज़्यादा पॉपुलर कौन है। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, लेकिन हाँ आंसर की आ चुका है। तो फिर हमने जो पढ़ा था सबसे पहले, और वो कौन सा था, वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पॉपुलर मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आंसर बिहार बोर्ड के टॉपर ने खुद गलती कर दी थी, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करा था, क्योंकि ये सारे टाइप होते हैं और इनमें कन्फर्म नहीं थे कि कौन सा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर मैं अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर उस क्वेश्चन को आप स्किप करो, वही बेटर है। अगर हाँ बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद भी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप रिस्क मत लो अगर आप कंफर्म नहीं हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको 50 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं भैया ने, तो आप सिंपली उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर न्यू क्वेश्चन हैं और आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए अब तक, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो, ऐसे रिस्क मत लेना। तो फिर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 23 नंबर क्वेश्चन है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन। तो देखो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पैसे मिले, हमें डोनेशन मिले, तो वो डोनेशन हम शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वो हमारी लायबिलिटी बन चुकी है, पैसे हमें मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये तो हमने पढ़ रखा है कहाँ, ये हमने पढ़ रखा है एनपीओ के चैप्टर में। इसके अलावा 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस यूजुअली इंडिकेट करता है, और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो सरप्लस और डेफिसिट इंडिकेट करता है, ठीक है। ये सारे टिप्स आपको पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीट होते हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जब भी कोई चेंज होता है तो उसकी इसमें पार्टनरशिप फर्म को पुनर्गठित किया जाता है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज शोन इन। देखो लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो लाइफ में एक बार दी जाती है मेंबरशिप के लिए, और जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो आपको मंथली मिलते हैं। इसलिए हमारा जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है वो कैपिटल नेचर का होता है और उसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है और उसे हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 27 नंबर क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज। तो चेयरमैन को जो हम मानदेय पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो आयगत व्यय होता है। और ये सारे मतलब मैंने अलग से इन टर्म्स को पढ़ा रखा है, आपको बता रखा है कौन से चैप्टर में, ओके चैप्टर में। फिर अब 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब जो कोई न्यू पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को पुनर्गठित यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। फिर अब 29 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी बराबर बराबर के साझेदार हैं,
वे सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया। फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा? देखो, सी को 1/5 पार्ट दिया जा रहा है प्रॉफिट का और वो पे कर रहा है 25,000, यानी कि टोटल गुडविल का 1/5 पार्ट है 25,000। तो 5/5 पार्ट क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर दो 25,000 को 5 से, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 30 नंबर क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड गेन। इसके अलावा 31 नंबर क्वेश्चन है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। तो डिविडेंड्स जो होते हैं वो पेड अप कैपिटल पर पे किए जाते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है राइट शेयर्स आर इश्यूड टू। तो जो एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो फिर उनके लिए ही राइट शेयर इशू किए जाते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन है जनरली एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज पब्लिश्ड। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे यानी कि 31 मार्च को एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा 34 नंबर क्वेश्चन है एक कंपनी का निर्माण होता है, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो एक कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड होती है, उससे उसका निर्माण होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर। तो फिर जो न्यू कंपनी होती है वो प्रीमियम पर अपने शेयर को इश्यू नहीं कर सकती, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीमा होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन नहीं होती। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। तो ये अनिवार्य होता है, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाना होता है, ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता? कौन सा कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, यानी कि तुरंत ही हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कैश एट बैंक तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं करते, वो बहुत कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ ईयर के लिए भी होता है। तो इसलिए 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो का एग्जाम्पल है, कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है। आप देखोगे जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो वो कैश हमारा इनफ्लो होता है, यानी कि कैश हमारा आता है, लेकिन अगर हम लोन्स को रिपेमेंट करते हैं, इसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स घट जाते हैं, तो वो कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज शॉन अंडर। तो देखो, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसलिए ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। आप ये गलती मत करना कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बल्कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन खाता बनाना चाहिए? बहुत ईजी है, एक फर्म को जब डिजॉल्व करते हैं सबसे लास्ट में हम कैश अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 42 है द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कब प्रिपेयर करते हैं? जब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि पुनर्गठित किया जाता है। तो उस केस में जो अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाते हैं, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो रिवीजन सीरीज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ टफ नहीं है, मतलब ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है, और सारी बेसिक को ही कवर करने के लिए मैंने उस कंप्लीट थ्योरी को कवर किया उन चैप्टर वाइज वीडियो में, जहाँ मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है और नोट्स प्रोवाइड किया है सारे चैप्टर्स का। अकाउंट्स का कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो इसे वो अगर नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया तो आपने देख ही रहे होंगे कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, सी का प्रवेश 1/4 हिस्सा के लिए होता है, ए और बी का त्याग अनुपात होगा।
तो देखो यहाँ पे ए और बी फर्म में साझेदार हैं, हमें बताया नहीं गया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर बताया नहीं गया तो इसका मतलब होता है कि वो इक्वल प्रॉफिट रेशियो शेयर करते हैं। अब वो इक्वल शेयर करते हैं, इसलिए उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि 1:1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, अ फर्म कैन बी वॉलंटरी डिजॉल्व बाय द पार्टनर्स। तो एक फर्म को समाप्त कर सकते हैं बहुमत के आधार पर, यानी कि ऑन मेजोरिटी बेसिस। अगर सारे मेंबर्स लगभग चाहते हैं कि अब हम इस फर्म को समाप्त कर दें तो एक फर्म को डिजॉल्व किया जा सकता है। कई सारे मेथड होते हैं, कोर्ट के द्वारा भी होता है, और कोर्ट उसे किसी को मतलब कम्प्लीटली ख़त्म भी कर देता है। तो वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं, वो सारे रीजंस को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा डिजोल्यूशन के चैप्टर में, थ्योरी कवर है कंप्लीट, ठीक है। तो देखा होगा तो अब क्लियर हो चुका होगा आपका। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बाद, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम पार्टनर्स के बीच शेयर कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो एक पार्टनरशिप फर्म को जब डिजॉल्व करते हैं तो पार्टनर्स लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट या पार्टनर्स के कैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, यानी कि यहाँ इनमें से किसी में भी हम इसे ट्रांसफर नहीं करते। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। कितना इजी क्वेश्चन है। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम कहते हैं ख्याति, यानी कि गुडविल। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वो मैं इसलिए कहता हूँ कमेंट करने, ताकि मुझे इनफैक्ट पता चले कि कौन कौन वीडियोज़ को कंप्लीट देख रहे हैं। अगर कंप्लीट देख ही नहीं रहे हो तो मुझे वीडियो अपलोड करने का कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कमेंट करना कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं, ठीक है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन कैश बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि एक फर्म को डिजॉल्व करने के सबसे लास्ट में हम कैश अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और सारे कैश बैलेंस को हम वहीं ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैश बैलेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाई अ पार्टनर ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। जब एक पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, तो वो जो पेमेंट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वेयर पेड एट 5% डिस्काउंट, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। तो आप देख लो 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 5% होता है 500, यानी कि ये हम माइनस कर देंगे 10,000 से, तो हमारा वैल्यू का आ गया 9,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 9,500 की वैल्यू से, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप वीडियो को अच्छे से देखो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में, हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं हो। देखो इस फाइल की PDF को मैंने आपको ऑलरेडी बताया रखा कि डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक कर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आप सभी को मैं बता रहा हूँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट 1000 से भी प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो फिर वहाँ पे आपको जो भी डाउट होता है, जो कुछ भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हो तो मेरी इंस्टा ID भी कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी ऐड है, पिंड है, तो आप उस पर क्लिक करना, उससे आप डायरेक्टली इंस्टा पे कनेक्ट हो जाओगे, और आपको जो भी डाउट्स हो आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली मुझे, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।